गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रिवेटेड सिलिंड्रिकल बॉयलर के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ये एक्चुअल क्या होता है कि जो बॉयलर है उसकी डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है और उसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है। तो इससे पहले जो कुछ भी हमने बताया था उसमें जो शेल थे, आपके सिलेंडर जो था वो सिंगल होता था। ठीक है, एक लिमिटेड डाया का होता था। इसमें चूँकि डाया भी बड़ा होता है, डायमीटर भी बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर जॉइंट करना होता है। ठीक है, अगर बड़े डायमीटर का हम बॉयलर बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें दो जगह जॉइंट करने होंगे। ठीक है, एक तो अलोंग द सरकमफ्रेंस जॉइंट करते हैं हम, वो बट जॉइंट होता है, जैसा कि आपको फिगर में देख रहे हैं आप जो सेक्शन दिखाया है। तो दो जगह जो है वो बट जॉइंट किया गया है। ठीक है, एंड टू एंड टच किया गया है राउंड करने के लिए। और इस तरह से तो जो है जब बट जॉइंट करके हम जो है उसको कनेक्ट कर लेते हैं रिक्वायर्ड डायमीटर मालूम मतलब बनाने के लिए, रिक्वायर्ड डायमीटर का, डिज़ायर्ड डायमीटर का बॉयलर बनाने के लिए। लंबाई के लिए जो है हम करते हैं जो एक लिमिटेड लंबाई के ही आपके पास अवेलेबल हैं मटेरियल, तो उसको हमें ज्वाइन करना होता है ज़्यादा लंबाई के लिए। वो ज्वाइन जो है हम लैब जॉइंट्स के थ्रू करते हैं। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दूसरे में दिखाया है आपको, वहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो दिखाया है, ठीक है, ये इसमें देखिए आप लैब जॉइंट है। और ये वाला जो सेक्शन है, इस जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें देखिए आप बट जॉइंट है। तो ये दोनों तरह के जॉइंट का यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, दोनों जॉइंट में जो है आप रिविट का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें जैसा लिखा है, ए बॉयलर ऑफ डिज़ायर्ड कैपेसिटी इज़ मेड बाय बेंडिंग प्लेट्स टू रिक्वायर्ड डायमीटर एंड कनेक्टिंग देम बाय बट जॉइंट। उनको हम बट जॉइंट से जॉइंट मतलब इसको कनेक्ट कर देते हैं। लेंथ ऑब्टेन करने के लिए इंडिविजुअल शेल को जो है हम लैब जॉइंट के थ्रू जॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में जो है पहले क्या था, सिंगल था, कोई जॉइंट नहीं था, इसलिए सरकमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस जो है वो जो पहले थी, बॉयलर के केस में ये दोनों चीज़ें की वैल्यू बढ़ जाएगी। वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर जॉइंट्स आ गए हैं। दिस इज़ ड्यू टू दी वीकनिंग ऑफ प्लेट्स ड्यू टू रिविट होल्स। ठीक है, रिविटिंग करने जॉइंट को जो है वो रिविट के थ्रू जो है जॉइंट्स किए गए हैं। इसकी वजह से जो है वो ये मटेरियल यहाँ पर प्लेट्स की जो है होल करने की वजह से वीक हो गया है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर F1 और F2, F1 क्या है आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है और F2 है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। ये दोनों कम हो जाएंगे। कम कैसे होंगे, वो डिपेंड करेगा इनकी एफिशिएंसी पे। तो इनकी एफिशिएंसी 100% के बजाय कम हो जाएगी, 75%, 80%, 90% जो भी है। तो इसलिए इसमें एक टर्म और यूज़ हो गया है। इसे एक्चुअली ये लग रहा है आपको n, लेकिन ये ईटा, ग्रीक लेटर ईटा होता है, वो एफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है। तो F1 इज इक्वल टू PD/2T ईटा एंड F2 इज इक्वल टू PD/4T ईटा 2। ठीक है, तो ये फार्मूले थोड़ा सा चेंज हो गए क्योंकि यहाँ पर जो है वो कनेक्टेड जॉइंट्स आ गए हैं, इसलिए एफिशिएंसी का एक टर्म और एक्स्ट्रा यूज़ हो गया है। अब इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन देखिए। A riveted boiler is made of 2 सेंटीमीटर थिक प्लेट। प्लेट जो है वो आपकी 2 सेंटीमीटर थिकनेस की है और बॉयलर का डायमीटर जो है वो 200 सेंटीमीटर है। जब भी हम डायमीटर की बात करेंगे और उसमें कुछ अगर मेंशन नहीं होता है, इसका मतलब वो डायमीटर जो है इंटरनल डायमीटर होगा। इसमें हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द सेफ प्रेशर इन द बॉयलर इफ़ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द प्लेट सेक्शन थ्रो रिविट may not exceed
1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब असल में क्या है कि जब रिवेटिंग हो गई, जॉइंट्स आ गए, तो फेल्योर जो है वो जॉइंट्स पे ही होगा, क्योंकि वही वीक पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द प्लेट सेक्शन थ्रू द रिवेट मे नॉट एक्सीड 1200। इसका मतलब जो है वो पी की वैल्यू जो है, सॉरी पी नहीं आपका, ये एफ जो आपका स्ट्रेस है, एफ जो है वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये आपका 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, फाइंड आल्सो द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑन द सेक्शन थ्रू द रिवेट्स। एफिशिएंसीज दोनों के लिए दी हुई है। ठीक है, सरकमफ्रेंशियल के लिए जो है वो एफिशिएंसी 75% है और लॉन्गिट्यूडनल के लिए एफिशिएंसी 60% दी हुई है। अब हम ये वाले फार्मूले दोनों यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला जो है F1 वाला, वो आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस के लिए है। ठीक, ये आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस के लिए है। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस F1 इजिकल टू PD/2T η1। ओके, अब यहाँ पर F1 की वैल्यू, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू जो है यहाँ पर 1200 है। D की वैल्यू आपकी कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। T की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। N1 की वैल्यू 75%, 75% का मतलब 0.75। ये सारी वैल्यू दी हुई हैं और P की वैल्यू आपको मालूम करनी है। अब इस फार्मूले से F1 इजिकल टू PD/2T N η1, यहाँ से P की वैल्यू मालूम हो जाएगी। F1 T η1 और D की वैल्यू निकाल रख के हम P की वैल्यू, जो कि इंटरनल प्रेशर है, वो 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, अगर इतना प्रेशर लग रहा है इंटरनल प्रेशर, तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है वो आपका 1200 होगा। ओके, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला है F2 इजिकल टू PD/4T η2। P की वैल्यू आपने निकाल ली है, D मालूम है, T मालूम है, η2 जो है वो 60% है, तो 0.6 हो गया। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी आपने निकाल लिया। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाला भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P की वैल्यू भी दी है और F1 की वैल्यू भी दी हुई है, और यहाँ पर डायमीटर मालूम करना है। तो एक्चुअल में क्या है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस F1 इजिकल टू PD/2T N η1। ठीक, तो यहाँ पर F1 जो है वो 1200 है, P भी दिया हुआ है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, D की वैल्यू मालूम करनी है। आपके बॉयलर की प्लेट जो है उसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एफिशिएंसी जो है वो इन केस ऑफ सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस वो है आपकी एफिशिएंसी 90%, तो 0.9 होगी। तो यहाँ से D की वैल्यू निकाल ली, और जब D की वैल्यू निकाल ली तो थिकनेस ऑफ द बॉयलर एंड द परमिसिबल स्ट्रेस, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल डाया व्हेन η1 इजिकल टू इतना एंड η2। अब ये D हमने निकाला कब, जब हमने आपका जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसको हूप स्ट्रेस F1 के बराबर रख दिया। सेकंड केस में क्या है, इसी को मैक्स परमिसिबल स्ट्रेस को हमने F2 के बराबर रख दिया। F2 के बराबर रख के फिर D निकाला। तो एक बार हूप स्ट्रेस के बराबर रख के, हूप स्ट्रेस के बराबर आपका जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 1200 का D निकाला, दूसरी बार F2 के बराबर रख के निकाला। अब दोनों केस में आपका अलग अलग वैल्यू आई, तो जो आपकी D मिनिमम होगी वही ले ली जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि
मैक्सिमम डायमीटर जो है 192 सेंटीमीटर का ही हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो फेल्योर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से हो जाएगा, ठीक है। जबकि हुप स्ट्रेस की वजह से फेल्योर कब होगा? जब डी की वैल्यू जो है 216 सेंटीमीटर होगी। लेकिन चक्कर है कि हमें सेफ पर्पस चलने के लिए, सेफ्टी के लिए जो भी वर्स्ट कंडीशन होगी, वर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में फेल्योर पहले हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू जो है वो आपकी 192 सेंटीमीटर आ रही है। तो इससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे, डी की वैल्यू पे रख देंगे हम, तो ये फेल हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है आपका अब ये इसमें एक और ये दो क्वेश्चन हो गए आपके रिवेटेड सिलिंड्रिकल बॉयलर पे, ठीक है। अब आपका आ गया स्फेरिकल शेल। अभी तक क्या था? थिन सिलिंड्रिकल शेल था। अब ये हो गया आपका स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल में जो है वो एल का कोई सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो स्फेरिकल शेल का सेक्शन दिया हुआ है जिसका कि इंटरनल डायमीटर जो है वो स्मॉल डी है, थिकनेस टी है और इंटरनल प्रेशर जो है वो स्मॉल पी है। अब यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगे। एक वही जैसे पहले था बर्स्टिंग फोर्स। बर्स्टिंग फोर्स किस वजह से लगेगा? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है जो कि प्रेशर स्मॉल पी जिसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से बर्स्टिंग फोर्स होगा। ये इसको बर्स्ट करना चाहेगा, लेकिन मटेरियल जो है वो मटेरियल की वजह से जो एक फोर्स लगेगा जो कि इसको रेसिस्ट करेगा, जिसे हम रेसिस्टिंग फोर्स कहते हैं, ये होगा। तो इन लिमिटिंग केस में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू F1 पाई डी इंटू टी। इन दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमारे F1 की वैल्यू पी डी बाई 4T आ गई, ठीक है। अब चूँकि ये स्फेरिकल शेल है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब शियर स्ट्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में F1 F2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने बता चुके हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू F1 माइनस F2 बाई 2, ठीक है। तो अगर शियर स्ट्रेस ज़ीरो है तो F1 माइनस F2 बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2। तो यहाँ पर स्फेरिकल शेल में जो है, थिन स्फेरिकल शेल में दोनों स्ट्रेसेस बराबर होते हैं, चाहे वो आपका लॉन्गिट्यूडनल और सरकमफ्रेंशियल दोनों एक ही होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर स्ट्रेन भी एक ही तरह का होगा। स्ट्रेन इन एनी डायरेक्शन, स्ट्रेन E इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू F1 अपॉन E माइनस F2 अपॉन ME, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया और F1 की वैल्यू PD बाई 4T रख दी, तो ये आ गया आपका PD अपॉन 4TE ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन M, ठीक है। ये आपका स्ट्रेन आ गया इन एनी डायरेक्शन। अब इंक्रीज इन डायमीटर ड्यू टू स्मॉल p, इंक्रीज इन डाया, ये आपका डेल्टा D अपॉन D। जो आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि L का तो है नहीं मामला, तो डायमीटर में जो कुछ भी स्ट्रेन की डायमीटर में जो स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा D, और ओरिजिनल है D, तो डेल्टा D अपॉन D जो होगा वो E के बराबर होगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे डायमीटर में स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन इन डायमीटर। तो डेल्टा D अपॉन D इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E की वैल्यू रख देंगे PD अपॉन 4TE ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन M। अब ये तो डायमीटर का हो गया।
इसके बाद जो है आपका वॉल्यूम पे आ जाइए आप, कैपेसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब। ये आपका वॉल्यूम सिलेंडर का नहीं है, ये वॉल्यूम आपका है स्फीयर का, ठीक है। पहले वाले में था πr²L, यहाँ पर 4/3 πr क्यूब, ठीक है। आर की जगह जो है d/2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू πd³/6, ठीक है, πd³/6। अब डेल्टा v क्या होगा, फिर इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। डेल्टा v कैसे होगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया तो d जो है वेरिएबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये d⁻³ है तो ये हो जाएगा 3d² डेल्टा d, 3d² इंटू डेल्टा d। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 3πd²/6 डेल्टा d, ठीक है। π/6 तो पहले से था, d³ जो है 3d² हो गया इंटू डेल्टा d हो गया। अब डेल्टा v अपॉन v कर दें, v से इसको डिवाइड कर दें दोनों साइड में, तो यहाँ पर जो है वो जब डिवाइड करेंगे तो 3πd²/6 इंटू डेल्टा d होल अपॉन πd³/6 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा d/d, और डेल्टा d/d जो है e है। इसका मतलब ये डेल्टा v/v क्या है, ये आपका e⁻v है। इसका मतलब स्ट्रेन इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स द स्ट्रेन इन डायमीटर, ओके। ये है। अब स्फेरिकल शेल से रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल अब कर लीजिए तो आपका थिन सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। अब थिन क्वेश्चन है आपका, ए थिन स्फेरिकल शेल, सिलेंडर नहीं है ये, थिन स्फेरिकल शेल ऑफ 1.5 मीटर डायमीटर, 1.5 मीटर डायमीटर है इसका, और 8 mm थिक है, थिकनेस है प्लेट की। इट इज़ फिल्ड विद ए लिक्विड सो दैट द इंटरनल प्रेशर, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उससे इंटरनल प्रेशर जो है वो 15 kg/cm² का लग रहा है। हमें मालूम करना है इंक्रीज इन डाया एंड द कैपेसिटी ऑफ द शेल। ई और एम की वैल्यू दी हुई है क्या, चूँकि ये स्फेरिकल शेल है इसलिए F1 F2 दोनों सेम होंगे, तो F की वैल्यू हो जाएगी आपकी PD/4T। P आपका 15 दिया हुआ है, स्मॉल d जो है वो 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, T की वैल्यू जो है वो 8 mm दी है तो 0.8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर F की वैल्यू आ गई आपकी 703 kg/cm², ओके। अब स्ट्रेन E, स्ट्रेन इन डाया, स्ट्रेन डाया का स्ट्रेन जो E की वैल्यू होगी F/E 1 - 1/m। M की वैल्यू मालूम है, F की वैल्यू मालूम है, E की वैल्यू मालूम है, तो आपका ये स्मॉल e मालूम हो गया। और ये स्मॉल e किसके बराबर है, डेल्टा d/d। तो डेल्टा d इज इक्वल टू e इंटू डी, ठीक है। स्मॉल d क्या है, ओरिजिनल डाया, डेल्टा d क्या है, इंक्रीज इन डाया, ठीक है। ये आपका इंक्रीज इन डाया कहाँ गया, ये है, ठीक है। ये आपका इंक्रीज इन डाया इज इक्वल टू ई इंटू ओरिजिनल डाया। ई की वैल्यू हमने निकाल ली है, ओरिजिनल डाया 150 है, इसलिए ये जो हो गया आपका इंक्रीज इन डाया की वैल्यू मालूम हो गई। अब पहले हम जैसा कि बता चुके हैं कि स्ट्रेन इन द कैपेसिटी E⁻V जो है वो 3 टाइम्स स्मॉल e के बराबर हो जाएगा। तो E⁻V जो है वो ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 0.0369, सॉरी ये तो इंक्रीज इन डाया है, एक्चुअल में स्ट्रेन, ये स्मॉल e जो है वो स्ट्रेन है जिसकी वैल्यू है 0.000246, 0.000246 ये दिया हुआ है, ये स्मॉल v है, ओके।
इसको जो है हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट क्या करेंगे, ये आपका हो गया 0.000738। ये आपका ई सफिक्स वी की वैल्यू आ गई। अब हमें ई सफिक्स वी की वैल्यू मालूम हो गई और ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो आप निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, ये वॉल्यूम 4 पाई बाई थ्री आर क्यूब, आर को हम d/2 कर देंगे अगर हम लिख देंगे तो ये एक्चुअल में d के टर्म में आ जाएगा πd³/6, जो कि हमने फार्मूले में रखा है πd³/6। d की वैल्यू 150 है। तो यहाँ से जो है वो आपका ये चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ई सफिक्स वी इंटू वी ओरिजिनल वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1304 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम में चेंज आ गया। यही दोनों चीज़ें पूछी थी तो ये आपने निकाल ली है। ये स्फेरिकल शेल पे एक न्यूमेरिकल काफ़ी है। तो इस तरह से आपका थिन सिलेंडर जो है वो आ गया है। ठीक है, अब आपको जो है वो थोड़ा सा एक ब्रीफ लेक्चर हम दे देते हैं थिक सिलेंडर के बारे में। अच्छा बात, हाँ, तो ये आपका जो है अब थिक सिलेंडर के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये थिक सिलेंडर जो है एक्चुअल में क्या है, थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर में यही डिफरेंस है कि थिन सिलेंडर में जो है वो आपका जो प्लेट की जो थिकनेस है वो कम होती है और थिक सिलेंडर में ज़्यादा होती है। और थिन सिलेंडर में हूप स्ट्रेस को हम एज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, मतलब ये है कि जो प्लेट जो अंदर की तरफ जो हूप स्ट्रेस है जितना है वही जो है वो आपके अक्रॉस द थिकनेस चेंज नहीं होगा लास्ट तक। ठीक है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये वेरी करता रहता है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम जो है वो आपके इनर सर्कमफ्रेंस पे होती है और मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके आउटर सर्कमफ्रेंस पे होगी। ठीक है, ये आपका जो है फिगर दिया हुआ है, इसमें ये देखिए आपका ये R1 जो है आपका शेल की जो है वो R1 जो है वो एक्सटर्नल रेडियस है और R2 इंटरनल रेडियस है। और एक जो है आपको वो एक कॉन्सेंट्रिक एलिमेंटल रिंग जो है वो शो किया हुआ है। देखिए इसके बीच में हमने एक रिंग शो किया हुआ है जिसकी की थिकनेस जो है वो dx है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा होती है। अब फिगर में दिखाया गया है जैसे कि ये सिलेंडर शो किया हुआ है, इसमें कि एक्सटर्नल रेडियस R1 है, इंटरनल रेडियस R2 है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो है L है, और ये जो है इसमें अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ है उसकी वजह से जो है इंटरनल प्रेशर जो है वो इंटेंसिटी वो आपकी P0 है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने डिज़ाइन के लिए इसको जो है क्या है, इसको हमने मान लिया कि बहुत सारी जो है कॉन्सेंट्रिक एलिमेंटल रिंग्स बने हुए हैं इसमें। ठीक है, जिसमें कि एक को हमने शो किया है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ थिकनेस dx। ठीक है, इस रिंग पे एलिमेंटल रिंग पे जो है वो 3 तरह के स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप होंगे। ठीक है, पहला स्ट्रेस है आपका रेडियल स्ट्रेस जिसे हम P∗x शो करेंगे, दूसरा है हूप स्ट्रेस जो Fx होगा, और तीसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि P0 है। ठीक है, तो Px, Fx एंड P0। P0 है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, Px है आपका रेडियल स्ट्रेस,
और एफ एक्स है आपका हूप स्ट्रेस। तो 3 तरह के स्ट्रेसेस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। इनका जो है इनसे रिलेटेड फार्मूले भी हैं। ये आपका देखिए, वो आपका जो हम क्वेश्चन जो करा रहे हैं अभी, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो है इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। ये आपका जो है वो क्वेश्चन